तो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर अगर न्यूमेरिकल पोर्शन को देखा जाए तो, ठीक ना। क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे तो नॉर्मेलिटी प्लस मोलैरिटी दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई टिपिकल क्वेश्चन करना हो या अच्छा क्वेश्चन करना हो तो नॉर्मेलिटी आपको आना ही चाहिए। अगर आप नहीं जानते नॉर्मेलिटी के बारे में तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन हैं उसमें आपको दिक्कत होगा, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं नॉर्मेलिटी एक्चुअल में होता क्या है। तो नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, और जिस तरह से मोलैरिटी की सारी चीज़ें थी उसी तरह से नॉर्मेलिटी में भी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोनों को कंपेयर कराते हुए बताते हैं। तो हमने मोलैरिटी में बताया था कि किसी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को बनाने में, जो हमने सॉल्यूशन लिया था वो बताया था कि किसी 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने में जितना मोल सॉल्यूट का हम ऐड किए होंगे इसी मोल को बोलते हैं इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी में भी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही हैं। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को बनाने में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को बनाने में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को ऐड करते हैं इसी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं मोलैरिटी, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा ये ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा नया अजूबा आ गया, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इस नए से अजूबे को कि ये ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअल में है क्या। तो हमने बताया होगा कि मोल क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास को हम मोल बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट बाई इक्विवेलेंट मास, या इक्विवेलेंट वेट भी बोल देते हैं इसको। क्या बोला, यहाँ भी ऊपर वेट है, यहाँ भी ऊपर वेट है, नीचे मॉलिक्यूलर मास है बट यहाँ पे इक्विवेलेंट मास इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। इसको पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे ऊपर वेट है, यहाँ भी ऊपर वेट है, नीचे यहाँ मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ऊपर क्या होता है, वेट। तो इसको W से दिखा देते हैं, इसको E से दिखा देते हैं, ठीक है। देख रहे हैं सब लोग, सारी चीज़ें सेम सेम दिख रही हैं। अब इसके आगे इसका कोई फार्मूला नहीं जाता है, बट अब इसके आगे बहुत सारे लोगों को अब ये नहीं मालूम हुआ कि ये कौन अब आ गया, इक्विवेलेंट मास कौन है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। इक्विवेलेंट मास जो होता है या इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बाई N। अब ये N क्या है, तो N को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, और मॉलिक्यूलर मास को क्या बोल देंगे हम, ऐसे कैपिटल M बोल देते हैं। अभी तक जितनी बात हमने किया है वो आप नहीं जानते थे उनको बताया गया, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बाई वैलेंसी फैक्टर। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि अभी ये वैलेंसी फैक्टर क्या है। देख रहे हो, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, यहाँ वो नहीं है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन और नया क्वेश्चन, वैलेंसी फैक्टर। तो हम वैलेंसी फैक्टर को अभी डिटेल में बात करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। थोड़ा सा आते हैं फार्मूले पे। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या बनेगा, तो नॉर्मेलिटी कैपिटल N इक्वल टू क्या बोलेंगे, यहाँ बोलते थे मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ क्या बोलेंगे, तो यहाँ वेट की जगह क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में होगा, लीटर में होगा। सिंपल सी बात है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, GE लिख सकते हैं, ठीक है।
और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ऑलरेडी हमने नीचे बता दिया है कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो क्या हम इसके जगह पे W/E लिख सकते हैं, यहाँ पर ये देखो ना, यही लिखा है GE, तो लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं W/E, और ये वॉल्यूम है तो इसको हम V से दिखा दे रहे हैं, V जो कि लीटर में होगा। क्लियर है। अगर हमने वॉल्यूम को ml में चेंज किया, अगर इसे ml में रखना होगा तो क्या करेंगे, तो जो हमने पिछले टर्न पे पिछले वीडियो में इस फार्मूले को बनाते समय बताया था, मोलेटिव वाले फार्मूले को बनाते समय जब बताया था, बिल्कुल वही वाला मैथ अप्लाई करना है, ठीक ना। अपना मैथ मत लगाना, नहीं तो सब क्या हो जाएगा, गोबर हो जाएगा। तो इसको अगर हम ml में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, W/E इंटू V ऊपर 1000। तो ये किसका फार्मूला हो गया, नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो सकता है वेट, क्या हो सकता है, वेट बाई इक्वलेंट वेट इंटू वॉल्यूम, या हम सिर्फ इसको याद करके भी चीज़ें रख सकते हैं। क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो 2-3 चीज़ें नई आपको सुनने को मिले होंगी, क्या क्या, तो ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट भी जिस तरह से हम मोल समझते हैं कि मोल भी एक नंबर है, उसी तरह से ग्राम इक्विवेलेंट भी एक नंबर है। मोल में कुछ हद तक ये चीज़ें फिक्स होती हैं, जो नंबर है वो फिक्स होता है, बट ये फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर मास या वेट बोल देते हैं। और अब इसमें भी इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बोल सकते हैं बाई वैलेंसी फैक्टर। अब ये नई चीज़ जो आई है वैलेंसी फैक्टर, अब ये बहुत लेंदी है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सारे चीज़ें सेट हो जानी चाहिए। अगर ये सेट हो गई हैं तब हम वैलेंसी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर इतना आपको इसमें कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिए और तब आइएगा वैलेंसी फैक्टर पे, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो ये जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये जो N है हर जगह पे चेंज होता रहेगा। मतलब एसिड के लिए क्या होता है, बेस के लिए क्या होता है, साल्ट के लिए क्या होता है, तो वहाँ पे आपको वैलेंसी फैक्टर निकालने आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। तो अगर मान लेते हैं हम एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना स्टार्ट किए, तो किसी भी एसिड की जो बेसिसिटी होती है वही होता है उसका वैलेंसी फैक्टर। अब एसिड का बेसिसिटी क्या है, तो चलिए सुन लेते हैं। एसिड का बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। किसी एसिड से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से जितने H+ आयन निकल सकते हैं उसी को उस एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं HCl है, HCl से हम कितना H निकाल सकते हैं, एक ही H है तो एक ही निकालेंगे, मतलब यहाँ से हम एक H+ आयन निकाल सकते हैं। तो इसकी बेसिसिटी होगी 1 और यही बेसिसिटी क्या बन जाता है, वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है। H2SO4 की बात करें, एसिड है, इसमें कितने H हैं, 2 H हैं, तो इसमें से हम 2 H+ आयन निकाल सकते हैं। मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है। कई जगह पर ये 1 भी होगा। ध्यान सुनिए, H2SO4 का जनरली वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, बट किसी रिएक्शन में जो हम देखेंगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 भी हो सकता है। लेकिन किसी रिएक्शन की बात जब होगी तब की बात हम बोल रहे हैं। जब तक रिएक्शन न बोला जाए, रिएक्शन न दिखाया जाए, तब तक हम 2 ही मानेंगे। 1 कब होगा हम बताएंगे, ठीक ना। तो इसे हटा देते हैं। इसी तरह से अगर आपसे बोल दिया जाए H3PO4, इसमें कितने हम H+ आयन रिमूव कर सकते हैं। 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, क्या तीनों रिप्लेसेबल हैं, तो इसके लिए हमको स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेना चाहिए। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इस तरह से और 3 ऑक्सीजन बचे तो वो ऐसे जुड़ जाते हैं। यहाँ पे H, यहाँ पर H और यहाँ पे H,
तो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं ये सारे के सारे रिप्लेसेबल होते हैं, मतलब ये यहाँ से निकल सकते हैं, और 3 H+ आयन निकल सकते हैं, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, N = 3। क्लियर है। फिर हम बात करें H3PO3, इसमें कितने वैलेंसी फैक्टर होंगे तो देखना होगा। तो चलिए इसको फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं। P डबल बॉन्डेड O, OH, OH, हमारा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, 1 2 3 ऑक्सीजन थे, ख़त्म हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया। अब ये हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ेगा, और फास्फोरस से जुड़ा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होता है, रिप्लेस नहीं होता है। अब ये चीज़ कैसे ऐसे हो गई, तो ये चीज़ हमने बताई होगी शायद जब आप 11th में होंगे, वहाँ बताया गया होगा एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। वहाँ बताया जाता है कि अगर एक एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एक एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उनके बीच का बॉन्ड हाईली पोलर हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो बॉन्ड कोवैलेंट होता है, पोलर नहीं होता है, जो कि इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि ये बॉन्ड पोलर नहीं होता है, ये दोनों बॉन्ड पोलर होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात हैं H3PO2 की। तो H3PO2 यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। कैसे होता है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, नीचे शायद नहीं दिखेगा। फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस तरह से फास्फोरस से जुड़ गए। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये रिप्लेसेबल है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। जो फास्फोरस से जुड़े हैं वो रिप्लेसेबल नहीं है, क्योंकि उनका बॉन्ड पोलर नहीं है। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना बनेगा, तो 1 बनेगा। तो इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि एसिड का जब भी वैलेंसी फैक्टर हमें निकालना होगा तो वहाँ पे क्या देखेंगे, तो उसकी बेसिसिटी देखते हैं। बेसिसिटी क्या होता है, तो रिमूवल H+ आयन सिंगल मॉलिक्यूल से कितने हैं, उसी को हम उसका बेसिसिटी बोलते हैं। तो इस तरह से हम बेसिसिटी निकालते हैं। अगर आप बेसिसिटी या रिप्लेसेबल H+ आयन निकाल लेते हैं तो किसी भी एसिड का इक्वलेंट वेट निकाल लेंगे। इक्वलेंट वेट में क्या निकालना था, मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। तो चलिए इन सब का इक्वलेंट वेट भी निकालते हैं। तो अगर हम इसका इक्वलेंट वेट निकालना हो, इक्वलेंट वेट तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। तो HCl का मॉलिक्यूलर मास ऊपर रख देंगे आप लोग, वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास तो रख लेंगे आप लोग, अरे भाई पढ़ा होगा 9th में, 10th में, 11th में, तो मॉलिक्यूलर मास आप लोग रख लीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से H2SO4 की बात करें तो इक्वलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर 2। H3PO3 की बात करें तो इक्वलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 3। H3PO2 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो, H3PO3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, इक्वलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 2। इसकी बात करें इक्वलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 1। तो बस आपको मॉलिक्यूलर मास ऊपर रख देना है, जो कि उम्मीद है कि सब लोग रख लेंगे। तो इस तरह से आप लोग इक्वलेंट वेट निकाल लेंगे। तो अगर इक्वलेंट वेट निकल गया मतलब कि नीचे का आपका काम ख़त्म हो गया, और जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ पे वेट सॉल्यूट का दिया रहेगा। तो ये आपको मालूम ही है, ये आपने निकाल लिया तो अपने ग्राम इक्वलेंट निकाल लिया। ग्राम इक्वलेंट निकला मतलब यहाँ की वैल्यू निकल गई, और वॉल्यूम हमेशा सॉल्यूशन का दिया रहेगा, बस आपकी नॉर्मलिटी निकल जाएगी, हो जाएगा। अब ये तो हमने सिर्फ एसिड की बात की है। इसी तरह से बेस का भी हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, साल्ट का भी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं उसको भी देखेंगे। पहले आप लोग ये देखना चाहें तो नोट कर लें, और जिनके पास नोट्स हो वो लोग मिला लें। तो चलिए बात करते हैं बेस की वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बेस का वैलेंसी फैक्टर निकाले इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एसिडिटी बेस की कैसे निकालते हैं, ठीक ना। चलिए बात करते हैं एसिडिटी क्या होता है। तो किसी भी बेस से जो रिप्लेसेबल OH- आयन होता है, रिप्लेसेबल OH- आयन
फ्रॉम ए सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ बेस से जितने OH माइनस आयन रिप्लेस हो सकते हैं उसी को उस बेस का एसिडिटी बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें NaOH, NaOH एक बेस है, इससे कितने OH निकल सकते हैं? OH माइनस, एक OH माइनस आयन निकलेगा। इसका मतलब यहाँ से एक OH माइनस आयन निकल सकते हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, यहाँ से कितने OH माइनस निकल सकते हैं? तो 2 निकल सकते हैं, मीन्स इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ से कितने OH माइनस निकल सकते हैं? तो 3 निकल सकते हैं, मतलब कि इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। तो इस तरह से अलग अलग बेस का वैलेंसी फैक्टर आप लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, जहाँ पर 3 दिख रहा है, जहाँ पर 2 दिख रहा है, किसी रिएक्शन जब हम कराएं, कोई रिएक्शन अगर देख रहे हों तो किसी रिएक्शन में इनका वैलेंसी फैक्टर चेंज भी हो सकता है, 2 के बजाय 1 भी हो सकता है, 3 के बजाय 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक ना? तो ये ध्यान रखिए, रिएक्शन में इस तरह गलती नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन नहीं दिया है तो जनरली हम यही लेंगे, लेकिन किसी रिएक्शन की बात होगी, किसी रिएक्शन में ये बातें पूछी जा रही हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कितने OH माइनस आयन रिलीज किया है। एक रिलीज किया होगा तो वैलेंसी फैक्टर 1, अगर तीनों OH आयन निकाल दिया है तो इसका मतलब 3 वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पे AlOH का होल थ्राइस है, 3 OH हैं, लेकिन इसमें से रिप्लेस कितना किया है? अगर 1 रिप्लेस किया होगा तो वैलेंसी फैक्टर 1 बनेगा, अगर 2 रिप्लेस किया है तो 2 बनेगा, अगर तीनों रिप्लेस कर दिया तो 3 बनेगा। लेकिन ये कब हम बात करेंगे? जब किसी रिएक्शन में दिया होगा, ऐसे दिया होगा तो हम जनरली 3 मान लेंगे। क्लियर ना? तो अगर इन तीनों का हमें इक्वलेंट वेट निकालना हो तो क्या करना होगा? तो इक्वलेंट वेट का फार्मूला मालूम हो ही गया होगा, इक्वलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH बाई 1 हो जाएगा। इक्वलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 2। इक्वलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ऊपर रख दीजिएगा आप लोग, एंड वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं और वैलेंसी फैक्टर की हेल्प से इक्वलेंट वेट निकालते हैं। इक्वलेंट वेट निकल जाएगा तो आप ग्राम इक्वलेंट निकाल लेंगे, ग्राम इक्वलेंट निकाल लेंगे तो नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। ये बिल्कुल सीढ़ी है, ये निकला तो वो निकला, वो निकला तो वो निकलेगा, और अगर ये नहीं निकला तो वो भी नहीं निकलेगा। ठीक ना? तो नोट कर लीजिए चाहे तो। अब हम बात करेंगे किसी आयन्स का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो किसी आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालने से पहले आयन का सब बहुत ईजी है, आराम से लोग निकाल लेंगे। तो जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे आयन के ऊपर, जितना चार्ज होगा, ठीक ना, वही उसका वैलेंसी फैक्टर बन जाएगा। मतलब प्रेजेंट चार्ज ऑन आयन ही क्या होगा? उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे अगर मान लेते हैं Cl माइनस, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो 1 माइनस चार्ज इसके ऊपर है, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं CO3 2 माइनस की बात करें, इस पर कितना चार्ज है? तो 2 माइनस का है, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। इस तरह से बात करें Mg2 प्लस, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? +2 का है, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो इसका इक्वलेंट वेट कैसे निकालेंगे? E इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 1 वैलेंसी फैक्टर, इक्वलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर 2, इक्वलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर 2। तो क्या इस तरह से सब लोग निकाल लेंगे आयन का वैलेंसी फैक्टर एंड इक्वलेंट वेट? उम्मीद है। तो इस तरह से आयन्स का हो जाएगा। अगर हमसे किसी साल्ट का पूछा जाए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो साल्ट जो होता है बना होता है 2 तरह के आयन से, एक केटायन एक एनायन से। तो अगर हम केटायन की बात करें तो केटायन पे प्लस चार्ज होगा, एनायन पे कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। तो किसी साल्ट के अंदर जब हम वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा तो या तो हम केटायन के ऊपर चार्ज देख लें या तो एनायन के ऊपर चार्ज देख लें। तो साल्ट की बात करें तो इसमें होगा टोटल
चार्ज ऑन कैटायन या एनायन इन वन की बात करें तो साल्ट में क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन इन वन मॉलिक्यूल। मतलब साल्ट के एक मॉलिक्यूल में जितना कैटायन जितना एनायन बनेगा, तो या तो कैटायन पर प्रेजेंट सारे चार्ज को देख लो या एनायन पर प्रेजेंट सारे चार्ज को देख लेना है, तो वही चार्ज उस साल्ट का वैलेंसी फैक्टर बनेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें Na2CO3, Na2CO3 एक साल्ट है जो कि ब्रेक हुआ किसमें, 2Na प्लस एंड CO3 2 में। अच्छा, कैटायन वाला चार्ज देखें तो कितने कैटायन के चार्ज हैं, तो एक Na के ऊपर एक प्लस, 2 Na के ऊपर 2 प्लस, मतलब कि यहाँ पे प्लस चार्ज कितने हैं, 2 हो गए। माइनस चार्ज कितने हैं, तो साफ साफ दिख रहा है -2। तो चाहे तो हम कैटायन वाले चार्ज को ले सकते हैं, चाहे तो एनायन वाले चार्ज को ले सकते हैं, दोनों ही केस में चार्ज बराबर होंगे, इस वजह से इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। इक्वलेंट वेट निकालना चाहें तो इक्वलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास किसका रखेंगे हम लोग, तो इस टोटल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, मतलब कि Na2CO3 का। क्लियर ना। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में आयन, किसी आयन का मत रख देना है, नहीं तो सब गोबर कर दोगे, ठीक ना। तो मॉलिक्यूलर मास किसका रखेंगे, पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे साल्ट का। क्लियर। अगला एग्जांपल बात करते हैं, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये भी एक साल्ट है। अगर हम इसका वैलेंसी फैक्टर या इक्वलेंट वेट पूछ रहे हैं तो कैसे निकालना होगा, तो इसको सबसे पहले आयनाइज करिए, तो ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, 2K प्लस में, SO4 2 में। क्लियर। ये टूटेगा 2Al प्लस 3 में एंड SO4 पे 2 उसमें कितने SO4 3 आयन। वाटर जो है वो आयनाइज नहीं होता है, ये अलग हो जाता है इससे। तो कितने कैटायन कितने एनायन बने, तो 2 कैटायन यहाँ दिख रहे हैं, 2 कैटायन यहाँ दिख रहे हैं। इसके ऊपर है प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज यहाँ, 2 है मतलब 2 प्लस चार्ज यहाँ। इसके ऊपर 3 है, मतलब टोटल यहाँ पर चार्ज कितने हो गए, 6 प्लस चार्ज यहाँ एंड 2 प्लस चार्ज यहाँ, मतलब इसको और इसको जोड़ कितने हो गए, +8 चार्ज हो गए किसके, कैटायन के ऊपर। एनायन के ऊपर बात करें तो 3 × 6, -6 यहाँ पे एंड -2 यहाँ पे। एनायन की बात करें तो एनायन भी मिला करके -8 चार्ज आ गया। तो या तो कैटायन का चार्ज ले लें या तो एनायन का चार्ज ले लें। टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना बना, 8। और अगर इसका इक्वलेंट वेट निकालना हो तो इक्वलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर मीन्स 8 हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं किसी एसिड का, बेस का, आयन का, साल्ट का। क्लियर ना। अब हम बात कर लेते हैं किसी रिएक्शन के अंदर अगर हमको वैलेंसी फैक्टर निकालना हो तो वहाँ पे कैसे निकालते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 अगर रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, एसिड है तो ये H+ निकालेगा, ये बेस निकालेगा, तो यहाँ से निकल जाता है वाटर एंड ये जुड़ जाता है कुछ इस तरह से NaHSO4। अच्छा, ये एसिड है तो इसकी एसिडिटी जनरली हम लोग ऐसे अगर पूछा जाता, क्वेश्चन में जनरली दे दिया होता, ऐसे रिएक्शन फॉर्म में नहीं दिया होता, चाहे रिएक्शन नहीं करवाया होता तो हम 2 ले लेते हैं। लेकिन क्या हम यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 2 लेना हमारे लिए सही होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 2H+ आयन रिलीज ही नहीं किया है। यहाँ देखें सब लोग, H2SO4 है, ये एक H+ यहाँ से निकाला है और यही H+ निकल के यहाँ से इस OH के साथ रिमूव हुआ है, तो ये H+ एंड ये OH मिलकर किस क्या बन गया, वाटर। और एक H+ यहीं है अभी, और उस H+ जो निकला है उसके जगह पर ये Na आ गया, तो क्या बन गया, NaHSO4। मतलब इस H2SO4 से सिर्फ एक H निकला है जो कि वाटर के फॉर्म में गया। अभी एक H यहाँ देखो अभी मॉलिक्यूल में है ही, मतलब इस H2SO4 से मात्र एक H+ निकला है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर इस रिएक्शन में
इस H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। क्लियर ना? यही बात हम बताए थे कि अगर वैलेंसी फैक्टर कहीं पर 2 आ रही है, कहीं पर 3 आ रही है मॉलिक्यूल के अंदर, तो जब वो मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हो सकता है उसका वैलेंसी फैक्टर 3 के बजाय 2 भी हो सकता है, 2 के बजाय 1 भी हो सकता है। क्लियर है? तो चाहे तो ये नोट कर सकते हैं आप लोग। सर में H2SO4 का इक्वलेंट वेट पूछा जाए तो क्या होगा? तो इक्वलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 बाई वैलेंसी फैक्टर। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास रख देना है, शायद 98 होता है, एंड ये होगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98/1। क्लियर ना? इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। H3PO4 अगर रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ तो ये क्या बना रहा है? तो देखते हैं, NaH2PO4 एंड ये बन गया H2O। इस रिएक्शन में H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा एंड इक्वलेंट वेट ऑफ H3PO4 क्या होगा? ये कमेंट में सब लोग बताएंगे। अच्छा, नॉर्मेलिटी का जो एक फैक्टर है ग्राम इक्वलेंट, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है खासकर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें कितने रिएक्टेंट कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बनाएंगे, ये चीज़ समझने के लिए। जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट हैं, ये आपस में मिल करके इस तरह से कुछ रिएक्शन करे, तो इस रिएक्शन को हम मोल के रिस्पेक्ट में कैसे बोलते हैं? कहेंगे कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट किया है 2 मोल ऑफ बी के साथ, तो 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट किया 2 मोल ऑफ बी के साथ, तो बनाएगा 1 मोल ऑफ सी एंड 2 मोल ऑफ डी को बना रहा है, यानी बोलते हैं। तो ये चीज़ ऐसे हुई। लेकिन अगर हम ग्राम इक्वलेंट के रिस्पेक्ट में बोले तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ग्राम इक्वलेंट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए एंड ग्राम इक्वलेंट ऑफ बी आपस में बराबर होंगे तभी ये रिएक्ट करते हैं। क्या बोला? किसी रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में बराबर बराबर ग्राम इक्वलेंट होंगे तभी वो रिएक्शन आगे होगी। यहाँ पे ऊंचे नीचे नहीं होता है, जैसे इसका 1 मोल ले लिया इसका 2 मोल ले लिया, ऐसे नहीं होगा। ग्राम इक्वलेंट के रिस्पेक्ट में इसका जितना ग्राम इक्वलेंट होगा उतना ही ग्राम इक्वलेंट इसका भी होगा, और इन दोनों से बनने वाले इसका भी ग्राम इक्वलेंट इन दोनों के बराबर होगा एंड इसका भी ग्राम इक्वलेंट इन दोनों के बराबर होगा। मतलब पूरी रिएक्शन में हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट का ग्राम इक्वलेंट आपस में सेम होगा। तो इस तरह से रिएक्शन के अंदर यूज होने वाले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का ग्राम इक्वलेंट या उस रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो निकालना इजी हो जाता है। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे बोलना चाहें ग्राम इक्वलेंट के रिस्पेक्ट में तो कैसे बोलेंगे? ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए बराबर होगा ग्राम इक्वलेंट ऑफ बी के, एंड ये बराबर होगा ग्राम इक्वलेंट ऑफ सी के, एंड ये बराबर होगा ग्राम इक्वलेंट ऑफ डी के। क्लियर ना? तो इस तरह से किसी रिएक्शन में हम लोग ग्राम इक्वलेंट कर सकते हैं एक दूसरे के बराबर, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, और इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको लोग खास कर यूज होगा। अगर कहीं पे बोला जाए किसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाए 1 नॉर्मल सोल्यूशन है या नॉर्मल सोल्यूशन, तो नॉर्मल सोल्यूशन अगर कहीं बोला गया इसका मतलब इसका नॉर्मेलिटी 1 होगा, 1 नॉर्मल होगा। क्लियर है? अगर आपसे बोला जाए सेमी नॉर्मल है तो इसका मतलब हुआ n/2 नॉर्मेलिटी है उसकी। अगर आपसे बोला जाए डेसी नॉर्मल तो इसका मतलब होगा n/10। अगर आपसे बोला जाए सेंटी नॉर्मल तो इसका मतलब हुआ n/100। क्लियर है? तो ये टर्म आप थोड़ा सा जानते रहिएगा, ये क्वेश्चंस में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो उम्मीद है नॉर्मेलिटी की जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें थी आप लोग समझ गए होंगे, और इतनी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना? चलिए बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या होता है।
स्ट्रेंथ वाला जो टर्म है ये शुरू में बताना चाहिए था, बट शुरू में इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि इसको चीज़ें अदर चीज़ों के साथ जो कंपेयर कराना है। तो हम बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या होता है। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ जब आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि कोई सॉल्यूशन है जो कि बनाया गया है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट को हमने ऐड किया है, जितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट को हमने ऐड किया है उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ, या कह सकते हैं जितना वेट है सॉल्यूट का उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। और ये वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो कह सकते हैं जितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमने इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया है यही ग्राम ऑफ सॉल्यूट इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी। तो अगर फार्मूले की बात करते क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट किस में रखना है, ग्राम में, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होगा, लीटर में। क्लियर है। तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया था कि जब हम इसको ml में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में आ जाएगा, ml में। क्लियर है। स्ट्रेंथ के बारे में मालूम हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, स्ट्रेंथ का मोलेरिटी के साथ रिलेशन, स्ट्रेंथ का नॉर्मलिटी के साथ रिलेशन बहुत भयानक यूज होता है। तो जब भी आप कोई टिपिकल न्यूमेरिकल कर रहे हो और इसका रिलेशन आपको नहीं मालूम है तब दिक्कत आ जाएगा, इसलिए इसका बहुत भयानक यूज है। ठीक है, तो ठीक से देखिएगा। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम इसके रिलेशन को जानें उससे पहले हमको जानना होगा मोलेरिटी का फार्मूला। तो ऑलरेडी सबको मालूम होगा, मालूम है ही। तो मोलेरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। अच्छा, मोल का मतलब हमको मालूम है, मोल इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हमने लिखा है मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हम मोल की जगह पे ये रख सकते हैं, इसी को हम यहाँ रख दे रहे हैं। तो लिख दिया हमने वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम किस में रखते हैं हम लोग, लीटर में। m नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम जो कि लीटर में है। क्या इतने तक कोई दिक्कत, ये वेट है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये वॉल्यूम है। ठीक है। अच्छा, यहाँ ऊपर आके देखिए थोड़ा सा, क्या हम ये चीज़ यहीं लिखे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो लिखे हैं, ये लीटर में लिखा है। तो W बाई V जहाँ लिखा है वहाँ पे क्या हम S लिख सकते हैं स्ट्रेंथ। तो क्या लिखा है, W बाई V, क्या इन दोनों को हटा के हम S लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हम लिख देते हैं इन दोनों को हटा के स्ट्रेंथ, और ये क्या है 1 बाई m बचा ना, अब ये खाली बच गया तो हो जाएगा इंटू 1 बाई m, मतलब कि स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास, ये है मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखिएगा, कई लोग मोलर समझ लेंगे, दिमाग के पैदल लोग। मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या हो गया, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास, ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी के साथ इसका रिलेशन कैसे आता है। तो अभी मैं फार्मूला बताया हूँ ऊपर कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, और वो भी किस में, लीटर में। ग्राम इक्वलेंट की जगह पे क्या रखा था, तो हमने बताया था ग्राम इक्वलेंट इक्वल टू होता है वेट बाई इक्वलेंट वेट रखा था। तो क्या हम इसकी जगह पे ये रख दें, तो रख दिया W बाई ई, नीचे आ जाता है तो E इंटू
भी हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया गया, समझ लेना यार। तो ऐसे हो गया, और ये वॉल्यूम किस में है, लीटर में। तो क्या यहाँ पे हम W एंड बाई V को हटा के हम फिर से यही रख नहीं सकते हैं, W बाई V की जगह पे स्ट्रेंथ रख दिया तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी N इक्वल टू स्ट्रेंथ इंटू 1/E, 1/E बच गया, बस ये दोनों गायब हो गए। तो क्या हो गया, स्ट्रेंथ बाई इक्विवेलेंट वेट, ये हो गया नॉर्मेलिटी। तो क्या रिलेशन निकला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ बाई इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बना, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट बना। तो ये दोनों रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, अगर मालूम है तो क्वेश्चन लगाने बहुत इजी होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, तो बहुत छोटा सा एक रिलेशन है। हमको मालूम है मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में होगा। मोल को हम किस में लिख सकते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। मोल को हमको मालूम है मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। तो जहाँ पे हमने मोल लिखा है उसके जगह पे लिख सकते हैं, तो जहाँ पे मोल लिखा है मोल ऑफ सॉल्यूट वहाँ लिख दिया वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बाई वॉल्यूम, जो कि किस में है, लीटर में है। क्लियर है, ये m नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम, जो कि लीटर में है। तो ये क्या है, मोलैरिटी इक्वल टू आया, ये मोलैरिटी है, ये मॉलिक्यूलर मास है, थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। तो नॉर्मेलिटी हमने बताया क्या होता है, ग्राम इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ भी लीटर में होता है। ग्राम इक्वलेंट किस में हमने बताया था, तो ग्राम इक्वलेंट बताया है GE इक्वल टू होता है वेट बाई इक्वलेंट वेट। तो क्या हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो लिख दिया वेट बाई इक्वलेंट वेट बाई वॉल्यूम, जो कि लीटर में हो जाएगा W बाई E इंटू वॉल्यूम लीटर में। अच्छा, इक्वलेंट वेट का हमने फिर से क्या बताया है, तो इक्वलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बाई वैलेंसी फैक्टर। तो क्या हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे लिख दिया, तो W बाई मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M, ठीक है, बाई वैलेंसी फैक्टर इंटू V। अब ये n कहाँ चला जाएगा, तो n ऊपर चला जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, W इंटू वैलेंसी फैक्टर बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम, जो कि किस में है, लीटर में। अच्छा, अभी दोनों जगह देखा जाए, वेट यहाँ भी है, वेट यहाँ भी है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ भी है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ भी है, वॉल्यूम यहाँ भी है, वॉल्यूम यहाँ भी है। तो क्या हम इतने को हटा करके क्या हम मोलैरिटी नहीं लिख सकते हैं, तो हटा देते हैं इतना, तो क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पर लिख देंगे हम मोलैरिटी, n जो है वैलेंसी फैक्टर ऊपर ही है तो इंटू n हो गया, और ये किसके हम रिस्पेक्ट में निकाले थे सारा फार्मूला, तो नॉर्मेलिटी के लिए। तो यही चीज़ हो जाती है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो क्या है रिलेशन, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए इसे आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कहीं भी लिखा हो 1 ग्राम इक्वलेंट इक्वल टू 1 ग्राम इक्वलेंट इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट होता है, ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, मिली इक्वलेंट पूछ लेता है क्वेश्चन में, ग्राम इक्वलेंट ना पूछ करके मिली इक्वलेंट पूछ लेता है। तो उस केस में आपको मालूम होना चाहिए कि 1 ग्राम इक्वलेंट इक्वल टू 1000 मिली इक्वलेंट होगा।